हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन, वो भी भारतीय भूगोल से। तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ के। जिस तरह से कल हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर किया और बहुत मज़ा आया, आज तो बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ गए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस वीडियो का। और वाकई मैं बता दूँ कि आपको हर एक एग्ज़ाम में इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये जो 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशल प्रोग्राम दोस्तों, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। इन 10 दिनों में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप लगे रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल चलिए आज देखते हैं आज के लिए कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को इन 100 क्वेश्चन में से बहुत कम आता हो, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी केवल ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। हिस्ट्री में तो हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की है, लेकिन ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत लिमिटेड पढ़ाई किया हुआ है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट ना हो पाए, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ आपको, और ये 100 के 100 प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल किसको कहते हैं दोस्तों? सौर मंडल में सूर्य होता है और उसके साथ 8 ग्रह होते हैं। दोस्तों पहले में 9 ग्रह थे, इसमें एक ग्रह यम शामिल था, जिसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह ग्रह जो है परिक्रमा करते समय दूसरे ग्रहों के जो दीर्घवृत्ताकार रेखाएं होती थी उसको काट देता था, इस वजह से उसको बाहर कर दिया गया। तो हमारे सौर मंडल में दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ग्रह जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। क्षुद्र ग्रह बोलूँ तो आगे का जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे क्षुद्र ग्रह है। फिर हमका बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर आपका अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो याद रखिए, तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब सौरमंडल के हिस्से होते हैं, लेकिन जो निहारिका होती है उसको सौरमंडल का हिस्सा नहीं कहा जाता है, बल्कि निहारिका के अंदर आपका सौरमंडल आता है, सौरमंडल के अंदर निहारिका नहीं आती है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा भाग नहीं? तो निहारिका, ठीक है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक ये दूरी नापने के लिए आता है, और जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम मापते हैं एक खगोलीय एकक। और ये दूरी है कितनी है? तो ये दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है हाइड्रोजन की सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है, क्योंकि 81% मैंने आपको पढ़ाया था जीएस के डोज में कि हाइड्रोजन पाया जाता है। देखो अभी तक का जो प्रश्न रहा है सब हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। 81% हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम। चौथा प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग गलती से मंगल टिक करते हैं, नहीं, मंगल नहीं टिक करना। हाँ, मंगल जो है वो कहाँ सिमिलर है? जो झुकाव पृथ्वी का 23.5 डिग्री, तो मंगल का झुकाव भी पृथ्वी के झुकाव के इतना ही है। इस वजह से एक साल जो लगता है 365 दिन, उसी तरह से मंगल को चक्कर लगाने में 512 के आसपास लगता है। एक बार देख लीजिएगा कितना है, उस चीज़ में जो है मंगल हमारे बराबर है। लेकिन अगर बड़ा छोटा की बात करें तो याद रखना शुक्र, हमारी पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अच्छा, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो बृहस्पति है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद दोस्तों शनि है, शनि के बाद अरुण वरुण है लाइन से, ठीक है। ध्यान से याद रखिए, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसके बाद दोस्तों तुरंत आता नंबर पृथ्वी का, पृथ्वी के बाद तुरंत नंबर आता है शुक्र का, और शुक्र से छोटा मंगल है, और लास्ट में सबसे छोटा क्या है? बुध है। तो ये आप याद रखिए, ये आप याद रखिए। घनत्व की बात करेगा तो घनत्व तो सबसे कम घनत्व जो वो शनि का है, सबसे कम घनत्व, इसीलिए शनि को कहा जाता है कि अगर उसको आप पानी में डाल दोगे तो तैरने लगेगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है, सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का मैक्सिमम, और शनि का मिनिमम, ये सब याद रखिए। इसके अलावा शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की भगनी बोला जाता है, पृथ्वी की बहन बोला जाता है, सुबह का तारा, सांझ का तारा, सायंकाल का तारा, सब बोलो इसी को, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, तो आपका उत्तर क्या है? बुध, 88 डेज, ठीक है, 88 दिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह दोस्तों। मंगल को क्या बोला जाता है? रेड प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। शनि को ब्लैक प्लैनेट बोला जाता है, सब पढ़ाया हूँ आपको मैं। और बृहस्पति को येलो प्लैनेट बोला जाता है, बृहस्पति भगवान येलो प्लैनेट, ठीक है।
ये सब याद रखिए। अगला है, यह किसने प्रतिपादित सबसे पहले किया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। जो पृथ्वी है वो उसकी परिक्रमा कर रही है और जो सूर्य है वो उसके सेंटर में है। ये बात सबसे पहले कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस। दोस्तों मैंने खगोलिकी पे वीडियो बनाया हूँ, ज़्यादा नहीं 4 ही 5 वीडियो बना पाया हूँ, अभी आगे और बहुत कुछ बताना है खगोलिकी पर। तो जो लोग नहीं देखें खगोलिकी का वीडियो एक बार देख लें। वैसा वीडियो शायद पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छा टीचर उस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैंने इतनी टफ चीज़ को वहाँ पे डिफ़ाइन किया हूँ, एक बार आप देखिएगा और बताइएगा कैसा है। अगला है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। तो याद रखिए, जो सर्वाधिक दूरी होती है, पहले ये तो जान दो कि सर्वाधिक दूरी और सबसे कम दूरी होता क्या है। तो देखो, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। कौन कौन सा? अपसौर और उपसौर। अपसौर में क्या होता है दोस्तों कि जो पृथ्वी होता है वो सूर्य से सबसे लंबी दूरी पे हो जाता है। कैसे? अगर ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मैंने बताया था कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो यहाँ से सूर्य की दूरी कम है, लेकिन अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो यहाँ से सूर्य की दूरी ज़्यादा है। तो यही चीज़ है। तो ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी? ये वाली स्थिति कहलाएगी अपसौर और ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी? उपसौर। दूर रहेगा तो अपसौर, नज़दीक रहेगा तो उपसौर। याद आएगा आपको? चलिए अब इसके बारे में देखिए। अपसौर में क्या होता है? पृथ्वी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाती है, जबकि उपसौर में 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है ये इसकी दूरी मापी गई है। ठीक है। अच्छा, यह स्थिति बनता कब है? तो याद रखिए, जो अपसौर है वो स्थिति बनता है 3 से 4 जून को, अभी हाल ही में बीता है। और जो उपसौर है ये आपका बनता है 3 से 4 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत भी मैं आपको एनसीईआरटी वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा है मैंने आपको कि जो सूर्य है ये हमारे पृथ्वी पर 3 रेखाएं, एक 0 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये आपकी कर्क हो गई और नीचे आपकी क्या हो गई? मकर हो गई। तो याद रखो, जब सूर्य डायरेक्ट कर्क पे चमकता है तब उस समय जो है कर्क संक्रांति लगता है, जब मकर पे चमकता है तो मकर संक्रांति होता है। ठीक है। और याद रखो, जब कर्क पे चमकता है तो उसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं, जब मकर पे चमकता है डायरेक्ट तो किसको बोलते हैं? उसको दक्षिणी अयनांत बोला जाता है। मैंने बताया था 21 जून को हर वर्ष सूर्य क्या करता है? कहाँ पर चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। जबकि 22 दिसंबर को कहाँ चमकता है? तो आपके मकर रेखा पर चमकता है। सब पढ़ा चुका हूँ आपको। इसीलिए उत्तरी अयनांत पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी अयनांत पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ये सारा याद रखो आप। ओके, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो क्या होगा आपका? तो अपसौर। सबसे ज़्यादा दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी की अपसौर की कंडीशन में। ओके, आगे देखिए। आज मैं डीप पढ़ाने के मूड में हूँ, तो याद रखिएगा, चारों ऑप्शन मैं खूब डिस्क्राइब करूँगा आज। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना? वो कौन सा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। अगला है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? बताइए, सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से बृहस्पति ये सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है कम समय में होंगे, क्योंकि आंतरिक ग्रह है और ये वाला क्या है? बाह्य ग्रह है। ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो याद रखिए दोस्तों, हरा प्रकाश जो है यूरेनस उत्सर्जित करता है। यूरेनस को अरुण बोलते हैं। यहाँ पर मीथेन की अधिकता होती है, CH4 की अधिकता होने के कारण ये ग्रह हरा दिखाई देता है। ये ग्रह कैसा दिखाई देता है? हरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड जो है वो किससे बना हुआ है? तो जो क्रोड है दोस्तों मैंने पढ़ाया था लौह से बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था पृथ्वी का जो स्तर है वो 3 खंडों में बटा है। एक आपका सियाल है सबसे ऊपर, इसको मैंने बोला था सिलिका और एल्यूमिना। उसके बाद सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद नीफे है निकिल और फेरस। ये जो निकिल और फेरस है दोस्तों यही आपका लौह धातु है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, कौन सा सर्वाधिक निकट है? तो याद रखिए दोस्तों, सिंगापुर है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। लगभग 14 देशों से होकर ये रेखा गुजरती है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी कोलंबो, मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है, कोलंबो श्रीलंका के पास है, जकार्ता, जावा, सुमात्रा आप जान ही रहे हो, तो वहाँ से नहीं जाती है। ये सिंगापुर के बिल्कुल पास से होकर जाती है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यह बताना है कि 0 डिग्री लाइन जो है, 0 डिग्री वाली रेखा, वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो बताइए कहाँ से? मैक्सिको से भैया। मैक्सिको तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। बाकी देखो, ब्राज़ील आपका दक्षिणी में पड़ता है, वहाँ से गुजरती है। इंडोनेशिया से भी गुजरती है। केन्या वहाँ से भी गुजरती है, अफ्रीका में है। तो ये अफ्रीका का हो गया, ये दक्षिण अमेरिका का हो गया, ये आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह होगा। इन तीनों से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। मैक्सिको बहुत दूर है।
ठीक है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। इसकी मुद्रा क्या बताया था मैंने, कल ही पढ़ाया था आपको, पेसो। ठीक है, पेसो। चलिए आगे देखिए, ग्रीनविच समय जो है तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच अंतर जो कितना है, तो मैंने बताया हूँ आपको 5.5 घंटा। कैसे है ये भी आपको बताया हूँ, क्यों, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मानते हो कि नहीं। तो अगर 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, तो इसका डिवाइड कर दो 24 से, ठीक है। जो आएगा उसमें जो है हम चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की टाइमलाइन लिखा है वो 82.5 डिग्री पे, तो 82.5 जब कैलकुलेट करते हैं वो लगभग 4 मिनट आता है। कितना आता है, 4 मिनट। जब डिवाइड करोगे तो 4 मिनट आएगा। तो 4 मिनट आएगा तो आप क्या करना, उठा के भाग दे देना 82.5 में, सॉरी गुणा कर देना 4 मिनट का, तो आपका पहुँच जाओगे कितने पे, 330 मिनट पे। कहाँ पहुँचोगे, वही 330 मिनट। जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो याद रखना 5.5 घंटा प्लस में हम चलते हैं। यानी अगर हम ब्रिटेन में 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। यही कहने का मतलब है, ऐड हो जाएगा जाके, ठीक है, ब्रिटेन के टाइम में। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरी हुई, मतलब ये समय रेखा गया हुआ है। इसके बाद है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य में 15 डिग्री का अंतर होता है। तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा दोस्तों, 15 डिग्री का अगर अंतर है, ठीक है, तो बताइए स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, बताइए, समझ रहे हैं। 15 का है तो स्थानीय समय में 1 घंटे का देरी होगा। कितना होगा, 1 घंटा है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 15 डिग्री 15 चौका 60। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का, ठीक है। ये सब मैं निकालना आपको सिखाया हूँ, एनसीईआरटी का वीडियो देखिए, उसमें मैं सब पढ़ाया हूँ। यहाँ पे अब उतना डिटेल नहीं किया जा सकता क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। अगला है, अपक्षय कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। दोस्तों एक वर्ड आता है अपक्षय और एक वर्ड आता है अपर्दन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपक्षय और अपर्दन में आज तक अंतर नहीं पता होगा, आज पता चल जाएगा। याद रखना, दोनों टूट फूट की क्रिया से संबंधित है। मतलब शैलों का टूटना अपर्दन कहलाता है, शैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अंतर क्या है, अपर्दन में स्थानांतरण होता है, शैल जो है टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा होते हैं, अपर्दन कहलाता है। जहाँ जमा नहीं होंगे उसी स्थान पर स्थित हो जाएंगे, अपक्षय कहलाता है। कोई दिक्कत, अगर उसी जगह पे स्थित हो गए तो क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाता है। और यहाँ पूछ रहा है कि अपक्षय की वह कौन सी क्रिया है जिसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय शामिल हैं, तो जल योजन। कौन सी क्रिया है, जल योजन। ओके, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से, अरे ताप दाब की वजह से चेंजिंग होता है तो उसको जल योजन। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। अननुमेय का मतलब होता है दोस्तों जिसकी आशा न किया गया, जिसका अनुमान न हो। तो भूकंप ऐसी क्रिया है जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। चक्रवात तो जब आता है तो पता चल जाता है, प्रभंजन बवंडर ये सब पता चल जाता है, लेकिन भूकंप का अनुमान नहीं लगा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है अननुमेय। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी का जो कप का आकार का मुख होता है वो उसको क्रेटर बोलते हैं। जब ये मुख और बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा बोलते हैं ना, काल्डेरा। तो क्रेटर जब ज्वालामुखी के मुख का ऊपरी हिस्सा, जैसे यहाँ से फूटा, यहाँ जो जगह बन जाता है, इसमें पानी भर जाता है तो एक क्रेटर झील भी कहलाता है, ठीक है। अधिकेंद्र तो भूकंप के नीचे वाला पॉइंट होता है ना, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप शुरू होता है, जहाँ भूकंप होता है ये उद्गम केंद्र कहलाता है। इसी के ठीक ऊपर जो सबसे नज़दीक की जगह होती है वो अधिकेंद्र कहलाती है। सिंडर शंकु भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में। सिंडर शंकु क्या होता है, जब ये फूटता है ज्वालामुखी तो इसके अंदर से जो राख आके यहाँ जमा हो जाते हैं लाइन से, ठीक है, यहाँ से जमा हो जाते हैं। तो ये जो राख साइड में जमा हो रहे हैं, कंकड़ पत्थर राख ये सारे चीज़ लावा वगैरह, ये क्या कहलाता है, ये जो शंकु है होता है ऊपर की तरफ, ये सिंडर शंकु इसी को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें राख की अधिकता होती है। सिंडर का अर्थ होता है राख। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो कितने मिलियन वर्ष, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कितना, 30 मिलियन वर्ष पूर्व आज से जो पर्वतों की रचना हुई थी। यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, ये किसका उदाहरण है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है। हमारा हिमालय भी किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये सब याद रखिए। बाकी ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत सब आपको पढ़ाया हूँ मैं। तो जियोग्राफी भी मैं ज़्यादा नहीं, उसमें 15-20 वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कवर किए हुए। तो एक बार देख लो वीडियो आप खोल के। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है, याद रहेगा। हिमालय आप जान ही रहे हो भारत में। और बाकी काकेसस ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बताइए काकेसस कहाँ पे है, तो ये दोस्तों यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है,
यूरोप और एशिया के बॉर्डर बनाता है, काकेसस, ठीक है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है एल्बुर्स, नाम सुने हो ना, एल्बुर्स, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बाकी इंडीज आप देख ही रहे हो, अलास्क कहाँ पे दोस्तों बताइए, अलास्क, ठीक है। ये आप हमें मैसेज करके बताइएगा। अलास्का यार, अलास्का नाम से ही लग रहा है कि अलास्का में श्रेणी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत जो है जर्मनी में अवस्थित है, ये बताना है। कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। राइन नदी के घाटी के आसपास के क्षेत्रों में है ब्लैक फॉरेस्ट। बाकी अगर आपसे ये पूछे कि जैसे यहाँ पे पिरनीज पूछ रहा है, तो पिरनीज दोस्तों जो है ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। स्पेन कंट्री जो है यूरोप में, स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है पिरेनीज पर्वत, ठीक है, पिरेनीज पर्वत। और एटलस के बारे में पता होगा आपको, एटलस कहाँ पे है? ये आपके मोरक्को में है, अफ्रीका में पड़ता है फिलहाल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया जो ऊपर के देश हैं वो वहाँ पे एटलस है। बाकी एपिनाइन्स, इसको एपिनाइन बोलते हैं। एपिनाइन से इटली में है दोस्तों। कहाँ पर है? इटली में, भूमध्य सागर के पास है इटली, ठीक है। इस्तांबुल वगैरह सब यहीं पे है ना, तो एपिनाइन से याद रखिए। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं? उनको टिब्बा बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? टिब्बा। मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं आपको? पर्वतों के उन अच्छा सॉरी, टिब्बा तो रेगिस्तानों में होता है, यहाँ पर्वतों की बात कर रहा है, वो दर्रा बोला जाता है। अरे दो ये बोला जहाँ पे रास्ता बन जाता है। अरे इधर पर्वत है और इधर पर्वत है, तो बीच का जो रास्ता होगा ये क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो दर्रा, गलती से हो गया, टिब्बा नहीं। टिब्बा कहाँ पे होते हैं? जो बालू के टीले बनते हैं उनको टिब्बा बोला जाता है। अगला है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अरे यही तो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये भी आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हूँ कि नहीं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। अच्छा, कौन कौन सी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा CH4 मीथेन हो गया। इसके अलावा CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा वाष्प हो गया, ठीक है। इसके अलावा ओजोन हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया। इन सभी को क्या बोला जाता है? इन सबको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यही ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मैंने पढ़ाया हूँ आपको। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा घनत्व तो क्षोभमंडल में होता है, क्योंकि सभी मौसमी क्रियाएं, चाहे बिजली तड़कना हो जाए, चाहे बारिश हो जाए, बादल हो जाए, ये सब का सब कहाँ पे होता है? क्षोभमंडल में। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का नाम मंडल है ये क्षोभमंडल। इसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर आपका मध्य, फिर आयन और फिर आपका बहिर्मंडल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें, इनको ओजोन मंडल जो है अवशोषित करता है, ठीक है। ओजोन मंडल समताप मंडल के अंदर में ही पाया जाता है ओजोन मंडल, लेकिन अब ओजोन अलग से ऑप्शन है तो आप टिक ही करो, नहीं होता तो ले लेते आप। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आयन मंडल, आयन मंडल में आयनों की अधिकता होती है और इसी वजह से जो पृथ्वी से भेजे गए रेडियो तरंग होते हैं यहीं से क्या हो जाते हैं? वापस हो जाते हैं। पढ़ाया हूँ ना? आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? जो सबसे दूर की परत वो बहिर्मंडल है, जाके सेटेलाइट वगैरह यहीं पे स्थित होते हैं, हाँ, बहिर्मंडल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में माना गया है? तो जैसे जैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्म वर्ष आगे खिसक रहे हैं। 2010 फिलहाल यहाँ पे है, सबसे बड़ा आंकड़ा तो यही है। मैं फिलहाल नया आंकड़ा आपको दे दूँ, 2015, 2016 और 2017। अगर ये 3 ऑप्शन दे रहा है और पूछ रहा है सबसे गर्म वर्ष कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा 2017। 2016 भी गर्म वर्ष था, लेकिन अल नीनो की वजह से, अल नीनो आया था 2016 में, इसकी वजह से, ठीक है। और ये 2017 जो गर्म है ये बिना अल नीनो की वजह से है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होता है? व्यापारिक पवनों की परिघटना बताइए। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस वजह से होता है? पढ़ाया हूँ ये भी आपको मैं। ऊष्मा के संवहन की वजह से होता है। किसके वजह से होता है दोस्तों? व्यापारिक पवन जो चलते हैं किस वजह से चलते हैं? ऊष्मा का संवहन। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर दोस्तों कोरियोलिस बल काम करता है। कौन बल? कोरियोलिसिस बल काम करता है। उसकी वजह से जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है, जो पवन है वो दाईं तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस तरफ मुड़ती है? बाईं तरफ मुड़ती है। और इसी सब वजह से क्या होता है? आपकी व्यापारिक पवनें चलनी शुरू होती हैं। तो ऊष्मा का संवहन याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। देखो ठंडा वंडा नहीं पूछ रहा है, मतलब कि ठंडा कर रहा हूँ, मीठा नहीं पूछ रहा है। मीठा पूछता तो सुपीरियर उत्तर होता, लेकिन सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी आपकी है? कैस्पियन सागर। इसीलिए तो इसको सागर बोला गया। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको हमने क्या बोला कि ये सागर है, कैस्पियन सागर है। दोस्तों कैस्पियन सागर के अगल बगल का अगर मैं लोकेशन देना चाहूँ तो इस तरह से कुछ कैस्पियन सागर है, ठीक है। और एक तरफ तो आपके रूस पड़ जाएगा, एक तरफ आप देखोगे तो कजाकिस्तान पड़ जाएगा, नीचे देखोगे तुर्कमेनिस्तान पड़ जाएगा, इधर अजरबैजान पड़ जाएगा, नीचे ईरान पड़ जाएगा। तो ये अगल बगल के देश हैं, तो याद रखिएगा। बाकी अगर आपसे सुपीरियर पूछ रहा है तो सुपीरियर जो है ये मीठे पानी की झील है और ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर सुपीरियर। ओके, चलिए आगे देखिए। और जो अरल सागर दे रहा है, अरल सागर ये कहाँ पर है? तो ये उज्बेकिस्तान के पास है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान के पास। बाकी विक्टोरिया तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। विक्टोरिया कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील ये आपके अफ्रीका में है। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर 1 पे क्या हो गया आपका? कैस्पियन सागर, ये आपका नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे सुपीरियर झील है, नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 3 पे आपका विक्टोरिया है और फिर नंबर 4 पे ह्यूरन आएगा। क्या आएगा? ह्यूरन झील। और 5 पे मिशिगन, 4 पे ह्यूरन और 5 पे मिशिगन, याद रखिए। तो ये 5 तो आप याद ही रखिए, एग्जाम में सेट करने के लिए आता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक की सीमा को कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, ठीक है। अब देखो वही प्रश्न आ गया हमारे सामने, कह रहा है कौन से देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी। तो मैंने आपको बताया कि कजाकिस्तान भी लगा है, अजरबैजान भी लगा है, तुर्कमेनिस्तान भी लगा है। खाली अर्मेनिया जो देश है दोस्तों ये नहीं लगा है। अर्मेनिया जो है ये कैस्पियन सागर की सीमा से नहीं लगा हुआ है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भू आबद्ध है, मतलब चारों तरफ से क्या है? जमीनों से घिरा हुआ। उस सागर का नाम बताना आपको। तो अरल सागर, आपका उत्तर क्या है? अरल सागर। अरल सागर चारों तरफ से भू आबद्ध है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, भू आबद्ध है। आगे देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कील नहर। कील नहर। तो मैंने इसको ट्रिक बनाया था याद करने का कि बाल्टी में चारों तरफ कील लगा होता है ना, स्टील वाली बाल्टी होती है, कील लगा है। तो याद रखिए बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो कील नहर। ये कील नहर का नाम है, ठीक है, कील नहर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे स्वेज पूछ रहा है तो स्वेज क्या करता है दोस्तों? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को ऐड करता है, मिलाता है। लाल सागर और भूमध्य सागर पढ़ाया हूँ ना आपको, एनसीईआरटी में पढ़ाया हूँ। पनामा नहर जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। आप अमेरिका में देखें। अब बाकी जो सू नहर है ये बताइए क्या है? सू बताइए। आप हमें एक आध तो आप भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति द्वारा किया जाता है? जलपास पद्धति। अच्छा, ये जलपास पद्धति ये जो होता है दोस्तों ये पनामा, किस पे होता है जलपास पद्धति? पनामा नहर के द्वारा होता है, ठीक है, पनामा नहर। कोई दिक्कत? बाकी अगर आपसे स्वेज नहर पूछा है तो स्वेज वही लाल भूमध्य सागर 165 किलोमीटर लंबा है। बाकी डेन्यूब क्या है बताइए? डेन्यूब आपका यूरोप का है। डेन्यूब कहाँ की है? यूरोप की नंबर 2 की सबसे बड़ी नदी है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ी नदी यूरोप की होती है वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा। नंबर 2 पे कौन है? डेन्यूब। राइन आपकी जर्मनी में है। राइन नदी कहाँ पर है? ये जर्मनी में चलती है। तो ऐसा नहीं खाली जर्मनी ही है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यहाँ से बहती हुई जाती है राइन नदी, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ये बताना आपको। तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। पुत्राजाया। आपको पता है कि मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। कहाँ पर है? कुआलालंपुर। लेकिन प्रशासनिक रूप से जो राजधानी है वो कहाँ पर है आपका? पुत्राजाया। कहाँ पर है? पुत्राजाया। कोई दिक्कत आपको? याद रहेगा? चलिए, याद नहीं रहेगा तो याद करके रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है बताइए? दुनिया की सबसे गहरी नदी है दोस्तों कांगो नदी, जिसको जायरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कांगो नदी। और यही तो है जो 0 डिग्री लाइन को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ओके, इसके अलावा अगर एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो यांगत्जे, अमेरिका की पूछे तो मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी की अमेजन पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग पता ही होगा आपको, और वोल्गा कहाँ की है? यूरोप की है। सब याद करो, सब एकदम रट लो, ऑप्शन नहीं होना चाहिए दिमाग में, तुरंत उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ठीक है, ये भी पढ़ाया हूँ। सिडनी कहीं की भी राजधानी नहीं है, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता जरूर है लेकिन राजधानी नहीं है। कैनबरा जो दोस्तों ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो रियाद है ये आपकी सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर के बना हुआ है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह।
इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है ये बहुत सारे देशों को मिला करके बना हुआ है। ओके, ये तो आसान सा है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलनेशिया, तो मेलनेशिया में दोस्तों सोलोमन द्वीप को जो लाया जाता है। कौन सा द्वीप? सोलोमन द्वीप समूह, ठीक है। और याद रखिए जो मार्शल है, गिलबर्ट है, सोसाइटी है, ये सब कहाँ कहाँ पे, तो इन सब का लोकेशन भी आप याद रखिए, ठीक है। इन सब का लोकेशन भी आपको याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी द्वीप समूह के बारे में, तो मैं बता दूं कि ये फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया गया था और ये पॉलिनेशिया में आता है। कहाँ पे आ रहा था? पॉलिनेशिया में। और अगर मार्शल द्वीप की बात करूँगा तो नौरू, किरुवारू, ये सब सुने ना, तो इनको मार्शल द्वीप में आते हैं। सॉरी, हाँ, ये मार्शल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी जो आपका सोलोमन बोल रहा है, ये सोलोमन में आपका मलेशिया, इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर, सिंगापुर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलीपींस भी आता है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी नहीं आता। ऊपर के जो देश हैं वो सब आते हैं। तो अभी द्वीपों के बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसको मरुटिब्बा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मरुटिब्बा या ड्यून बोलते हैं, ऐसे बताया था ना आपको एनसीईआरटी में। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामकान ये चीन में है दोस्तों। तकलामकान कहाँ पर है? ये चीन में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। जो स्थल खंड है उसका 5वां भाग क्या आपका? रेगिस्तान है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? बताइए, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो दोस्तों ये चिली में है। कहाँ पर है? चिली। और चिली में भी उत्तरी चिली में ऊपर की तरफ पड़ता है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में है अटाकामा, ठीक है। और अटाकामा मरुस्थल को दोस्तों सबसे शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल किसको बोला जाता है? अटाकामा। बाकी चीन में आप देखेंगे तो गोबी है, ठीक है। चीन मंगोलिया में गोबी मरुस्थल, ये सब पड़े होंगे। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका हो गया, कालाहारी अफ्रीका हो गया। तो ये सारा चीज़ तो आप जान ही रहे होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? बताइए कौन सी देश है जो भूमध्य सागर से नहीं मिलती? तो अगर आप अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे तो इस पे ऊपर के साइड में जब देखेंगे तो ये आपको लाइन से देखिए, यहाँ पे सबसे कोने में मिलेगा आपको मिस्र, ठीक है। उसके बाद मिलेगा लीबिया, ठीक है। उसके बाद मिलेगा ऊपर साइड देखेंगे थोड़ा सा ट्यूनिसिया, बहुत छोटा देश है। उसके नीचे देखेंगे तो अल्जीरिया, उसके लास्ट में मोरक्को। तो याद रखिए फिर से, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये ऊपर के देश है। लीबिया के ठीक नीचे दोस्तों चाड़ पड़ता है, चाड़ देश। तो जो चाड़ है ये भूमध्य रेखा से नहीं मिलता है क्योंकि ये भू आबद्ध देश है। चाड़ के बगल में आपको अगर चाड़ या बारे में बात करेंगे तो इसके जो है बाएं तरफ आपको नाइजर देश पड़ेगा। नाइजर देश, यहीं से नाइजर नदी बहती है। और आपके दाहिने साइड आपको सूडान मिलेगा, सूडान देश, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, पृथक करता है? जल डमरू मध्य तो वैसे दो जलराशियों को जोड़ने का काम करता है। तो हम सीधे सीधे कहते हैं यहाँ जलराशियाँ जोड़ना या किन्हीं दो चीज़ों को अलग करना, स्थल खंडों को, तो दोनों बात एक ही पड़ती है। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बास जल डमरू मध्य। कौन सा? बास जल डमरू मध्य, याद रहेगा। अच्छा, ये जोड़ता किसको किसको है? अगर मैं यही पूछ दूं कि बास जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखो ऊपर है आपका दक्षिण सागर, नीचे तरफ आपका तस्मान सागर, ठीक है। तस्मानिया के पास तस्मान सागर, इन दोनों को लाके ऐड कर देता है। दक्षिण सागर और तस्मान सागर को लाके जोड़ता है, ठीक है। बास जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ये तो आप पढ़े हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और जोड़ता किसको किसको है? तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ देता है। डोवर जल डमरू मध्य के बारे में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? डोवर, ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। किसको अलग करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। लेकिन जोड़ता किसको है? ये तो स्थल खंडों को अलग कर रहा है। किन दो जलराशियों को जोड़ता है? तो इंग्लैंड में दोस्तों इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल पता होगा आपको। और फ्रांस के पास आपका उत्तरी सागर है, ठीक है, इनको जोड़ता है। वहीं जहाँ बाल्टिक सागर था ना, बाल्टिक सागर कील वाला, ठीक है, वहीं पे आपका उत्तरी सागर भी है। आप थोड़ा सा घूम के जाएंगे तो उत्तरी सागर भी उधर ही है, ठीक है। तो ये सब यूरोप के आसपास के हैं। बाकी बेरिंग, ये भी आपको पता होगा। बेरिंग किसको किसको जोड़ता है? अलास्का और रूस को अलग करता है। जोड़ता किसको है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। किसको जोड़ता है? बेरिंग प्लस चुक्ची सागर, या कहीं कहीं चुक्सी भी लिखा हुआ है, इनको जोड़ता है। अलग किसको करता है? अलास्का और रूस को। सब पढ़ाया हुआ है, ये आपको कहाँ मिलेगा? स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ाया है सभी जल डमरू मध्य के बारे में, और मैपिंग के थ्रू पढ़ाया हूँ, मैप बना करके पढ़ाया हूँ। अगला, हिंद महासागर में लाल सागर को, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसको जोड़ता है बाब अल मंदेब,
बाब अल मंदेब, ये किसको किसको जोड़ता है? आपके हिंद महासागर और लाल सागर को। अच्छा, किस यहाँ पे कौन कौन से वो पड़ते हैं देश, ठीक है? तो एक तरफ आप अरब कंट्री की तरफ देखोगे तो यमन पड़ेगा, नीचे अफ्रीका में देखोगे तो जिबूती पड़ेगा कोने में, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अपवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? बताइए। चिली और पेरू, चिली पेरू, पहले इसका लोकेशन तो पता आपको। चिली और पेरू ये जो दो देश हैं कहाँ पर हैं? ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है? और यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है दोस्तों हम्बोल्ट जलधारा। मैंने बताया हूँ हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। कनारी भी ठंडी जलधारा है, ठीक है? अगुलहास हाथ जल जाएगा, ये गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म, तो ये सब याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक कहाँ है दोस्तों? एक तरफ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, एक तरफ यूरोप है, नीचे की तरफ अफ्रीका है। इसी के बीच वाला जो लोकेशन है आपका अटलांटिक है। कह रहा है कौन सी जलधारा अटलांटिक में नहीं पाई जाती है? तो जो पेरू जलधारा है वो अटलांटिक में नहीं पाई जाती, क्योंकि पेरू जलधारा इधर प्रशांत में बहती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, तो आपके वहाँ नहीं पाई जाती। बाकी गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राज़ील भाई इसी साइड है, कनारी भी इधर ही बहेगा, तो ये सब जो इधर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे देखिए। अगला है, अब कनारी जो है दोस्तों ये अफ्रीका की ठंडी जलधारा है, ठीक है? अफ्रीका के पास बहती है। ओके, और बाकी जान ही रहे हैं। चलिए, कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ये बताना आपको, कौन सा योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों कनारी जो जलधारा है ये अटलांटिक में नहीं देती है साथ। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के तट से होकर बहती है। बाकी आपका बेगुएला हो गया, पश्चिमी पवन हो गया, ब्राज़ील हो गया, तीनों के तीनों अमेरिका के तट से बहने वाली धाराएं हैं। ये सब पूर्ण वृत्त में निर्माण में योगदान देगी, लेकिन कनारी जो है वो नहीं देगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म, तो मैंने बताया था कि जो पूरब की तरफ से सूरज उगता है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है? गर्म है। पश्चिमी वाला डूबता है तो यहाँ ठंडा है। अब जो था पेरू वो तो वैसे ही ठंडा था, बेगुएला भी आपका ठंडा था। सब एकदम रटाया हूँ एक एक धारा के बारे में कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाया हूँ। नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे बताओ? हवा में तो कर नहीं लोगे, इसीलिए समझाता हूँ कि डीप स्टडी करो। अच्छे से पढ़े रहोगे तो सब करोगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये किसके तट पे पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पे पाई जाती है दोस्तों। सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है किसके तट पे पाई जाती है? किसके? ऑस्ट्रेलिया के तट पे। बाकी क्यूबा आप जान ही रहे हो कहाँ पर है, घाना आपके अफ्रीका में हो जाएगा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, कैरिबियन कंट्री के पास है। फिलीपींस राजधानी मनीला देख ही रहे हो, प्रशांत महासागर में है। ओके, आगे देखिए। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी अभी पीछे पीछे मैं पढ़ाया हूँ आपको। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है राइन नदी, जर्मनी में बहती है, ठीक है? मैंने भी बताया कि जर्मनी से होते हुए स्विट्जरलैंड फ्रांस तक जाती है, ठीक है? एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देशों में नहीं बहती है? दोस्तों जो मेकांग गंगा परियोजना है इसी के नाम पर पड़ा है, ठीक है? मेकांग नदी, मेकांग एशिया की बहुत लंबी नदी है और ये तिब्बत से निकलती है, चीन वर्मा होते हुए, देखो याद करो, तिब्बत से निकलेगी फिर चीन पहुंचेगी, ठीक है? नीचे आएगी वर्मा मिलेगी और नीचे आएगी थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड, और नीचे आएगा वापस आके कहाँ होते हुए और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो मेकांग है ये कहाँ पर नहीं बहता है? तो थाईलैंड के आगे दोस्तों कौन सा देश पड़ता है आपका? लाओस, लाओस जाएगी। लाओस के बाद एक कंबोडिया चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है? कंबोडिया। फिर से मैं गिना रहा हूँ, पहले तिब्बत, फिर चीन, फिर म्यांमार हो गया आपका जिसको वर्मा आप बोलते हो, फिर थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ तक बहती है। तो कौन से देश में नहीं बहती है? तो बचा आपका ऑप्शन में क्या? मलेशिया। मलेशिया में नहीं बहती क्योंकि मलेशिया थोड़ा सा अलग हो गया है, जुड़ा नहीं है। आगे देखिए, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है? ये बताना आपको। तो दक्षिण में दोस्तों है यहाँ पे साल्विन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? साल्विन। क्यों? क्योंकि ये भी जिस तरह से मेकांग निकल रही थी तिब्बत से, उसी तरह से ये भी तिब्बत होते हुए चीन वर्मा थाईलैंड होते हुए बस थाईलैंड से घूम जाती है, अंडमान सागर में जाके गिर जाती है, ये साल्विन जो है। बाकी आमूर नदी, सुना है कभी आमूर नदी? बहुत सारे लोग तो एकदम नए पहली बार सुन रहे हैं ना, सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ज्योग्राफी में। दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी ना तो सब पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। आमूर जो है दोस्तों ये रूस की नदी है। रूस में दो नदी थी इसके पहले, एक नदी थी सिल्का, एक नदी थी अर्गुन। सिल्का और अर्गुन इन दोनों की धाराओं ने मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आमूर का। कोई दिक्कत आपको? अच्छा, लीना, लीना नदी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी रूस में है आपके।
और रूस में कहाँ पर है, ये पूर्वी साइबेरियाई वाले स्थान पे पड़ता है, जहाँ पर पूर्वी साइबेरिया है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से है, तो बैकाल पर्वत के पास से निकलता है, बैकाल पर्वत, वहीं पर बैकाल झील भी है, ठीक है। और बाकी ओब जो है दोस्तों, ये भी नदी जो है ये भी रूस की नदी है, और ये जो है पश्चिमी साइबेरिया में है। ओब जो है पश्चिमी और लीना जो है पूर्वी, याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है, बताइए। तो अमेजन यार, यहाँ पर जो दिया है इन सब में तो सबसे लंबी क्या है, अमेजन है। हाँ, गहरी में कांगो जरूर है, बाकी आमूर अभी बताया कि रूस में है, लीना भी आपकी रूस में है, ठीक है। आगे देखिए, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोम इटली में है। तो अगर इटली की बात आ रही तो यहाँ पे तुरंत आपको फोकस करना होगा, राइन तो जर्मनी में था, राइन नदी कहाँ पे थी, जर्मनी में थी। टाइबर नदी है जो दोस्तों ये इटली में बहता है, रोम में, ठीक है। बाकी जो एवान नदी, एक्चुअली में इसका नाम एवन है, एवान नदी नहीं, उसका नाम क्या है, एवन नदी, ये आपके ब्रिटेन में बहती है। एवन नदी कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। अब बिस्टुला ये कहाँ पर है, ये पोलैंड की सबसे लंबी नदी है, पोलैंड, ठीक है, याद रखिए। मैपिंग कहोगे तो मैपिंग भी मैं पढ़ाया हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं, बहुत कुछ आपको ज्योग्राफी में मैंने सिखाया है, पढ़ो तो जाके आप। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी का नाम आ रहा है तो पता होगा, इसको मिस्र गंगा कहते हैं, अफ्रीका में बहती है, ये कॉमन सी बात है। निकलती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है, ऐसा हम सुनते हैं। अब थोड़ा सा और सुन लो, देखो खार्तूम का नाम सुने हो, खार्तूम, अच्छा ये हमसे पहले खार्तूम का छोड़ो, खार्तूम यहाँ पे पूछ रहा है कि नील नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, नील नदी के किनारे जो बसा शहर है ये कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, जो किंशासा है, किंशासा में किंशासा राजधानी है दोस्तों, वैसे कहाँ की राजधानी, कांगो की। नैरोबी केन्या की राजधानी है। खार्तूम ये आपकी कहाँ की राजधानी यार, खार्तूम, एक सेकेंड, खार्तूम किंशासा हो गया आपका कांगो, किंशासा कांगो, नैरोबी कन्या, आदिस अबाबा जो है ये आपका इथियोपिया का हो गया, भारत का इथियोपिया, एमपी को बोला जाता है ना, इथियोपिया, आदिस अबाबा। खार्तूम दोस्तों ये सूडान का है, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, सूडान, मुझे तो यही याद आ रहा है, सूडान की राजधानी, ठीक है। और इसी सूडान के पास से दोस्तों विक्टोरिया झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील है जहाँ से निकलती है, ओके। तो इसको वैसे इसका आंसर मुझे क्या करना होगा, कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा होता है, तो खार्तूम ही आएगा, ठीक है। यहीं से विक्टोरिया झील, तो जाहिर सी बात उत्तर आपका खार्तूम ही आएगा, सूडान। आगे देख लीजिए, विक्टोरिया झील यहीं पर है। और एक चीज़ और याद रखिए देखो, तो इसकी दो धाराएं हैं, एक श्वेत नील नदी होता है, एक ब्लू नील नदी होता है, जब ये दोनों आके मिलती हैं तब जो है इसको नील नदी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा ऐसा देश है जो चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, तो जिम्बाब्वे, कौन सा देश है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर दोस्तों, तो हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर है, हरारे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो डेल बर्जिया ये जो जाति है दोस्तों ये सीसम से संबंधित है। कैसे याद रखोगे, तो मैं बता दूं, सीसम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेलवर्जिया सीसू, क्या नाम है, डेलवर्जिया सीसू। और ये जो जनजाति स्पेशली इसी से संबंधित, इसी की खेती वगैरह से, ठीक है। शीशम का पेड़ यार जो हमारे यहाँ, उसी शीशम की बात कर रहे हैं, कैंसर वगैरह में बहुत हेल्प करता है, 5-7 दिन इसकी पत्तियाँ कोई लगातार खा ले तो कैंसर में जो बड़ा काम करता है, बाकी ब्लड वगैरह को गाढ़ा करता है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण का घास का मैदान है उसको क्या बोलते हैं, उसको पंपास बोलते हैं। बाकी सवाना ये तो आपका अफ्रीका में हो गया, प्रेरी आपका कहाँ पे होगा, ये उत्तरी अमेरिका में होगा, वेल्ड ये आपका कहाँ है, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में होगा। तो ये सारा आप याद रखो, पढ़ाया हूँ, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया हूँ। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं, कितने बार पूछोगे, अच्छा ऊपर तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूछा था। अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास है, अर्जेंटीना में क्या है, टीना पास, ऐसे याद कर लो, टीना डाबी अभी क्या की थी, आईएएस पास हो गई थी ना, तो ऐसे कर लो, टीना पास, याद रहेगा। चलिए, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, बताइए। मूंगफली जो दोस्तों ये घाना की फसल है, घाना कहाँ पड़ता है, ये आपके अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ की राजधानी कहाँ का है दोस्तों, अक्रा बोलते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, अक्रा। आगे देखिए, झूम खेती कहाँ पर फेमस है, तो उत्तर पूर्वी जो भारत है, अरे वो मिजोरम, नागालैंड और ये सब जो है वहाँ पर झूम खेती होती है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है, कालगुर्गी, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुर्गी है दोस्तों ये स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है, किसके लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए, कालगुर्गी। आगे देखिए, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, तो एक बार इसको दोस्तों चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ पढ़ के। एक ड्रैकन्सबर्ग ऑप्शन में, एक विट वाटसरलैंड है, तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है,
तो मेरे हिसाब से तो सी और डी दोनों सही होगा, क्योंकि चारों तरफ जो है वो ड्रैकन्सबर्ग है और वहीं पर एक पर्वत श्रेणी जाती है आपकी, कौन सी आपकी जाती है, विट वाटर्सरैंड। ठीक है, तो इसी को कर लीजिए, सी ही कर लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे, ड्रैकन्सबर्ग मैंने आपको याद दिलाया था ना, रटाया था, तो ड्रैकन्सबर्ग ही याद करो यार, हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है। ठीक है, इसको रहने दो, इसको सी वाला रहने दो, आप डी ही याद करो। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी का दर्जा दिया जाता है? किसको कहा जाता है यूरेनियम सिटी, बताइए। कनाडा को किसको बोला जाता है? कनाडा को यूरेनियम सिटी का दर्जा दिया जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो जिसको यूरेनियम सिटी कहोगे वहीं के पास ज़्यादा भंडार रहेगा, कनाडा। ठीक है, अगला है कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आ गया ना, कितनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा है बताओ। रोज मैं चिल्लाता था यार पढ़ लो एनसीईआरटी, पढ़ लो एनसीईआरटी, बुद्धि नहीं खुल रही थी, अब खुला। मुझे लग रहा है कम से कम 80% प्रश्न खाली आपके क्लास 6th 7th और 8th से बिलोंग कर रहा है। अभी तो कक्षा 8 का हम क्लास चैप्टर नंबर 2 कवर किए हैं, इतने के अंदर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 80% प्रश्न वहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए। ईंधन कोष्टिका, मैंने बताया था कि जो अनलिमिटेड होते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है अनलिमिटेड होता है, हालांकि जल जो होता है वो लिमिट हो चुका है, लेकिन जो है वहाँ पर नवीकरणीय शामिल किया जाता है। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। और ये जो है ईंधन वाला नवीकरणीय नहीं है, ये क्या है? अनवीकरणीय। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा? ईरान। ईरान आपका है, ईरान, इराक, यही सब है जो अरब कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है। ओपेक उनके द्वारा बनाई गई संस्था है, ओपेक। ठीक है, याद रखिए। चलिए, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह से नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, बताइए क्या कहा जाता है? उसको भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे की बात कर रहा है, नीचे जब जाओगे तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी हम लोग क्लास 7 का क्लास 8 आज का जो मैं पढ़ाया हूँ, आज इस टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ कि 2 देशों में लोग रहते हैं। एक हम लोगों ने बात किया था कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के बारे में उसमें से, और ऑस्ट्रेलिया में ऊन के बारे में बात किया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों है, ये ऊन का सबसे बड़ा मुंबा के बारे में बताया था ना, मुंबा। ठीक है, तो आज ही मैं कहानी बताऊंगा, मुंबा की कहानी, याद होगा तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं? बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने आपके जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ चले गए भैया छोटे होके। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा? तो दोस्तों स्वेज कोई जगह का नाम नहीं है, स्वेज कोई जगह का नाम नहीं है, स्वेज नहर का नाम है। अगर मुंबई से आपको अलेक्जेंड्रिया जाना, अलेक्जेंड्रिया को सिकंदरिया कहा जाता है, सिकंदर ने बसाया था इसको, तो यहाँ जाने के लिए आपको स्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोर्ट सईद दोस्तों एक बंदरगाह है, पोर्ट सईद। ठीक है, वहाँ भी जाना अगर आपको, तो भी पोर्ट सईद कहाँ का बंदरगाह है? तो आपके मिस्र का है। पोर्ट सईद कहाँ पर? मिस्र का है। बाकी बेनगाजी ये आपका कहाँ पे? तो लीबिया का बंदरगाह है, फेमस बंदरगाह है लीबिया का। ठीक है, बेनगाजी। बाकी स्वेज जाने के लिए नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोच कोई जगह ही नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह की। इन चारों जो देश दिए हैं यहाँ पर इंडोनेशिया जो है प्रथम स्थान रखता है। जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑटोबान बोला जाता है। जर्मनी के सड़क नेटवर्क को क्या बोला जाता है? ऑटोबान। आगे देखें, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भारत में यार, बाकी ये सब में थोड़े रहेगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? तो भारत में। नगरीकरण कहाँ ज़्यादा है ये पूछता तो पाकिस्तान उत्तर हो जाता। आगे देखें, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए, आँख के आधार पर, नाक के आधार पर, बाल के आधार पर, सबके आधार पर मानव का डिवीज़न किया गया, लेकिन कान के आधार पर नहीं। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन है? तो सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ है? भारत में आ जाओ, आपको रोड पे चलते हुए मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा पशुधन है है कि नहीं? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? आ गया आपका पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पश्चिमी एशिया का, बताइए, पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कुवैत। कौन सा है? कुवैत। याद रखिए, कुवैत। और कुवैत ही क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो है ना पर कैपिटल इनकम, कुवैत की है ना, देख लीजिएगा एक बार। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो हार्पून के बारे में बताऊं दोस्तों कि हार्पून हड्डियों से बना एक भाला होता है। ठीक है, और एस्किमो जो जनजाति होती है, एस्किमो, ठीक है, ये आपकी पाई जाती है जो उत्तरी ध्रुव साइड में, वहाँ के जो देश होते हैं, जैसे कनाडा हो गया, जैसे आपका ग्रीनलैंड हो गया, जैसे आपका टुंड्रा
वहाँ हो गया वहाँ पे, तो इन सारे जगहों पर ये पाई जाती है। एस्किमो, इनका जो घर होता है बर्फ़ का बना होता है, जिसको हम लोग इग्लू बोलते हैं, याद है, ये भी मैं एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये लोग हार्पून नाम के एक भाले से जो है शिकार करते हैं, और शिकार भी किसका है, सील मछली का शिकार करते हैं, सील का, ठीक है, मछलियों की श्रेणी में आती है, सील का शिकार बहुत ज़्यादा करते हैं। और यही मैं पूछ दूँ आपसे कि खिरगिज ये कहाँ पर पाए जाते हैं, खिरगिज बताइए, खिरगिज कहाँ होते हैं, तो मध्य एशिया में पाए जाते हैं खिरगिज। एक्चुअली पहले इसका नाम किर्गिज़ था, किर्गिज़ बोले तो किर्गिस्तान, ठीक है, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन, तजाकिस्तान, इन सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं खिरगिज जनजाति। अफगानिस्तान तक पाई जाती है, ठीक है। और बुशमैन के बारे में पूछूंगा तो बुशमैन आपकी कहाँ पर है, अफ्रीका में। अरे कालाहारी जो मरुस्थल है उसके आसपास के क्षेत्रों में बुशमैन रहते हैं। और बद्दू कहाँ रहते हैं, तो अरब में पाई जाती है, बहुत खतरनाक जनजाति बद्दू, लूटपाट में नंबर 1 है। ओमान के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, किसी को पा गई तो फिर लूट ही लेगी, बद्दू जनजाति। चलिए आगे देखिए, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, ये किस नदी घाटी में पाई जाती है, बहुत पुरानी जनजाति है, ठीक है। और इनका तो भाई अनुवांशिक परीक्षण भी किया गया, पता चला कि ये जो सबसे धरती पे अब तक की सबसे पुरानी जनजातियों में इसका नाम आता है पिग्मी। तो ये कांगो नदी जो है दोस्तों, उसका जो घाटी है उसमें जो है। अगला है झीलों की वाटिका, या झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या बोला जाता है, झीलों का देश। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी। कहाँ है, हेलसिंकी, पढ़ाया हूँ ना आपको। अच्छा चलिए आगे देखिए, इसके बाद विश्व की चीनी का भंडार किसे कहते हैं, या चीनी का कटोरा, ये आपको क्यूबा को कहा जाता है। कहाँ पर है, कैरिबियन कंट्री में, मैक्सिको की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पड़ेगा आपको, वहीं पे आपका वेस्ट इंडीज़ वगैरह देश है, बर्मुडा ट्रायंगल भी वहीं है। अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है, दोस्तों अफ्रीका के मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक संरचना बनी होती है। इधर आपका फारस की खाड़ी है, जहाँ पे आपका कौन सा सागर है, लाल सागर है, ठीक है। इधर आपका हिंद महासागर है। तो ये जो कोने वाला देश है, यहाँ पर जो देश हैं, इस कोने साइड के जो देश हैं, इसको यहीं पे अदन की खाड़ी भी बोलते हैं, अदन की खाड़ी भी इसी को बोलते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे जो देश हैं दोस्तों, वो देश है कौन कौन सा है, इरिट्रिया देश पड़ता है, जिबूती पड़ता है, ठीक है, इथियोपिया बोला जाता है, इथियोपिया और सोमालिया, ये 4 देश पड़ते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नहीं है आपके पास, सूडान, सूडान इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है अफ्रीका के सींग में। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को, ठीक है। जहाँ रात में 5 सूरज दिखाई देते हैं उसको नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है बताइए, नॉर्वे से शांति का नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी थी, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो से शांति का पुरस्कार बढ़ता है। बाकी फिनलैंड का कहाँ था, हेलसिंकी। जापान का टोक्यो। ब्रिटेन देश नहीं है, ब्रिटेन देशों का समूह है, इंग्लैंड देश है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को, पता ही है आपको। विश्व की कहवा मंडी किसको बोलते हैं, साओ पालो को। ये दोस्तों ब्राज़ील के पास पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर, साओ पालो, उसको विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहवा पाया जाता है। और कहवा का जो बाग होता है उसको फैजेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोला जाता है। सेंटोस यहाँ का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, जहाँ से इस कहवा को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा गया, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या कहा गया, भारत का इथियोपिया। और ये प्रश्न तो देखते ही आप मार दोगे, 5.5 घंटा प्लस, यहाँ प्लस लिखना चाहिए यार, ये लोग नहीं लिखते हैं, प्लस 5.5 घंटा। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। क्यों, इस तरह से बनी हुई है ना, तो इसलिए जो तटरेखा है सबसे लंबी है। ऊपर कच्छ की खाड़ी पड़ती है, नीचे खंबात की खाड़ी पड़ती है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ, क्योंकि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। और मैकमोहन कहाँ की है, भारत चीन की है। डूरंट कहाँ की है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की है, ठीक है। मैगी नट कहाँ की है, बता दीजिए, हमको नहीं पता, नहीं आता हमको हाँ नहीं। तो इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश, ठीक है। आगे देखिए, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, सबसे नज़दीक में कौन है कर्क रेखा के, तो कलकत्ता, क्योंकि दिल्ली तो लंदन में पड़ता है कर्क रेखा से बहुत दूर है दिल्ली। जोधपुर भी दूर है, ठीक है, नागपुर भी दूर है। नज़दीक कौन सा है, कोलकाता। छिपा ले उतने बच्चे कहेंगे यार सब देख के पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मजाक कर रहा हूँ यार, त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नहीं, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। लक्षद्वीप की कवरत्ती, ठीक है। दमन द्वीप दमन, और पुदुचेरी। दमन द्वीप कहाँ, सिलवासा, हाँ
याद रखिएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? तो मिजोरम से दूर कौन सा? नागालैंड। मैप याद होगा तब तो बताओगे भाई। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले याद रखो। अरुणाचल प्रदेश याद है ईटानगर, ठीक है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, ठीक है। तो याद रखो इसकी सीमा, मिजोरम की सीमा नागालैंड से टच नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं? बताना आपको, बताइए। महाराष्ट्र की सीमा, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में गुजरात आ गया, इसलिए सीमा नहीं टच हो पाई। बाकी हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। राजस्थान का एक जगह है भरतपुर, वो आपके उत्तर प्रदेश से टच है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। लो तो दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन का बैंड बजा दिए 49 मिनट में, वो भी चारों ऑप्शन जो है। सॉरी यार, ये क्या हो गया? अरे मेरा वीडियो कहाँ चला गया भाई? चलो, तो अब यहीं दे दिया, अब यहीं समाप्त हो गया। लगता है उसका सामने आने का मूड नहीं था। तो ऐसे ही बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आए, ठीक है, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, ओके। और अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी नई चैनल पे विजिट करिए, इसका नाम है एग्जाम ट्रेंड्स। और मैथ और रीजनिंग की बहुत ज़बरदस्त क्लासेस दी जा रही हैं दोस्तों 4G मैथ चैनल पे। तो एक बार विजिट जरूर से करिएगा, बहुत अच्छे लेवल की वहाँ तैयारी की जा रही है, ठीक है। अभी बंद हो गया है, इसका मूड आ गया तो हम भी बंद कर देते हैं। बस एक आवश्यक सूचना है कि स्किप मत करिएगा, जो भी ऐड आएगा, ऐड तो पूरा देख लीजिए यार। सीरियल देखते हो उसमें प्रचार आता है, मूवी देखोगे टीवी पे उस पर प्रचार आता है, न्यूज़ देखोगे उस पर प्रचार आता है। थोड़ा प्रचार मेरा देख लोगे तो क्या चला जाएगा, देख लो मेरे भैया, ठीक है। थैंक यू सो मच।